टेक्नोलॉजी थी वो, इनके पास भी थी, सब कॉन्टिनेंट के लोगों के पास भी थी वो। तो एरो से आग लग जाती थी। तो अब एक तरफ हाथी चिंघाड़ रहे हैं, दे वर ट्रैम्पलिंग देयर ओन आर्मी, लोगों को गोलियां लग रही हैं राइफल की, उनको जिनको गोली लग रही है उसे पता ही नहीं है क्या चीज लगी है मुझे, तो उनके नजदीक तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था राइफल्स का। हाथियों को गोलियां लग रही हैं, तो चीख चिंघाड़ बची हुई है हर तरफ, आग वाले तीर फेंके जा रहे हैं, जगह जगह आगे लग चुकी हैं और तूफान मच गया है, एक भगदड़ बची हुई है। और ऐसे में एक आग वाला तीर जाके लगा उस पालकी में, जिस पालकी में होके सवार चल रहा था कौन? इब्राहिम इब्राहिम। लोधी। उस पालकी में लग गई थी आग, एंड इब्राहिम लोधी हैड टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पालकी व्हाटएवर। तो ऐसे में वो इनके हत्थे चढ़ गया, ज़हीरुद्दीन बाबर वगैरह के फौजियों के। दे किल्ड Ibrahim Lodhi, and as soon as Ibrahim Lodhi was killed, rest of the army surrendered, and it paved the way for the long Mughal Empire in subcontinent. ये है जनाब कहानी। 1526 तक हम पहुंचे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत which was fought between ज़हीरुद्दीन बाबर and इब्राहिम लोधी। याद रहेगी नहीं कहानी? जी सर। अब आप देखिए कि जब 15 हमने एडवेंट ऑफ इस्लाम से चले 712 तक पहुंचे, 712 से चले 1206 तक पहुंचे, 1206 से चले 1526 तक पहुंचे। ये 5 कॉलम्स आपके पास बने हुए जो कल मैंने बड़ी मेहनत करके यहां भी लिखे हुए थे। उसमें देखिए सबसे पहला कॉलम जो है हाईलाइट करे डब्बा इस पे, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है जी, ठीक है सर। ये पॉजिटिव मैनर में है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसके नीचे हमने लिखा हुआ है कि he was the first ever person who took Islam to the northeastern part of subcontinent, and he was the first ever person who laid here the foundation of first Islamic state. ठीक हो गया जी। दूसरी बात, दूसरे डब्बे में पहुंचे तो मुबारक शाह पे हाईलाइट कीजिए और खुसरो शाह पे हाईलाइट कीजिए। नेगेटिव मैनर में है ये लोग, यानी मुबारक शाह की वजह से खुसरो शाह को प्रोजेक्शन मिल गई और ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि स्नैच द रूल फ्रॉम मुबारक शाह आफ्टर किलिंग हिम। और अगर खुसरो शाह को जो एक साल उसका है 1320 से 1321 तक का, उसको हम कहते हैं 1 year ऑफ हिंदू रूल इन सब कॉन्टिनेंट। सारा याद आ गया? जी सर। ओके। तीसरे कॉलम में इसको हाईलाइट करेंगे सारा। ठीक है सर। हाँ पूछ रहे हैं आप? हाँ पूछ रहा हूँ। गयासुद्दीन तुगलक को बेटा फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ना आपकी बातें, फायदा क्या? जी सर। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ये पंजाब का गवर्नर था जी, और पंजाब से आया था फौज लेके। जब इसने देखा कि खुसरो शाह वाज किलिंग, हैविंग severe brutalities against the Muslims और indiscriminate killing he was making against the Muslims, तो ये अपनी फौज वहां से लेके चला और he killed खुसरो शाह and saved the rule from going into Hindu hands। अच्छा, ये चौथे कॉलम में पहुंचे, सैयद डायनेस्टी वाले में पहुंच गए। जी सर। छोटा सा स्टार लगाइए कॉलम के नीचे और नीचे लिखिए कि द रूल रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम्स। द रूल remained in the hands of the Muslims, and Islam did not only remain intact। दाऊद बेटे भी आपके सवाल पे आता हूं। And Islam did not only remain intact, rather it kept on enhancing as the people who were preaching Islam got an open opportunity due to the presence of these Muslim rulers। सारा समझ आ गई बात? जी सर। ओके। पांचवें कॉलम में पहुंचिए तो यहाँ इब्राहिम लोधी को जो है हाईलाइट कीजिए, इसलिए कि ये गेम चेंजर है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन ज़हीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, और इट पेव्ड द वे फॉर द लॉन्ग मुगल एम्पायर व्हिच कंप्लीटली चेंज्ड whole of the complexion of the ruling elite in subcontinent। ठीक है। सबा खान कहती हैं रिपीट द लास्ट लाइन
पता नहीं कौन सी थी बेटा, यहाँ पे लिख दें या आप बोल दें, ये बोले सारा लास्ट लाइन के लिखवाई मैंने। सर आपने लिखवाई है who were preaching Islam got an open opportunity due to the presence of ओके थैंक यू। सबा खान बेटा सही डायनेस्टी की आखिरी लाइन में बोल रहा हूँ, दोबारा लिख लीजिए कि एंड द पीपल हु आर प्रीचिंग इस्लाम एंड द पीपल हु आर प्रीचिंग इस्लाम दे गॉट एन ओपन अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया सबा? ओके जी, दाऊद के सवाल में, दाऊद सवाल लिखें जी, मैं बोलूं फिर आपको जवाब दूं, फिर मैंने आगे जाना। देखें अब तक की मुख्तसर सी लाइफ में आप लोग 3-4 डिफरेंट एलीट्स, पॉलिटिकल एलीट्स देख चुके हैं, रूलिंग एलीट्स पाकिस्तान में। परवेज मुशर्रफ आपको थोड़ा सा याद होगा, उसका रूलिंग एलीट, वो एक लिबरल सा आदमी था और उसने मीडिया को भी पूरी पावर दे दी, चैनल्स ओपन कर दिए, सरेआम स्क्रीन पे घूमते वक्त का लोग मजाक उड़ाते थे, कार्टून बनने लगे। लिबरल सा आदमी था, उसने इस तरीके का से हुकूमत चलाई। उसके बाद आपने नून लीग का दौर देखा, उनका अपना एक मिजाज है, कम्युनिकेशनल नेटवर्क्स पे, रोड्स पे मेट्रो बना दी, ऑरेंज ट्रेन और ओवरहेड ब्रिजेस, और तिजारत को बहुत प्रमोट करते हैं, ताजिर को, उनका अपना एक मिजाज है। फिर आपने रूलिंग एलीट देखी है 2018 से अब तक की, इमरान खान की, इनका अपना एक मिजाज है, उस पर अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को रोकना और फॉरेन अफेयर्स पे ज्यादा तवज्जो करना, अपना मिजाज होता है हर रूलिंग एलीट का। तो जिस वक्त यहाँ पे मुगल्स आ गए तो उससे क्या हुआ कि रूलिंग एलीट यहाँ पे कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली चेंज हो गई और वो अपने तरीकेकार से हुकूमत करने लगे, विच वर हैविंग लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल। सारा ये बात समझ आई आपको? जी सर। ठीक है जी, दाऊद साहब को लाइन पे हमने लेना है जी। दाऊद साहब कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे उन्होंने पूछना है। भाई दाऊद साहब, लॉन्ग तो आंसर होता है, क्वेश्चन तो छोटा सा होता है भाई, क्या बात कर रहे हो? एडमन आपके उठ के गए हैं जी बाहर क्लासरूम में से, इसलिए अभी दाऊद साहब आपको लाइन पे नहीं लिया जा सकता, आई एम सॉरी। और जो ही आपके एडमन आते हैं दाऊद साहब, हम उनको कहेंगे आपको लाइन पे ले लें भाई। और अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि व्हेनेवर the question has been asked from this particular topic, ये अब तक जितना हमने पढ़ा है, तो in which way that has been asked। लेकिन उससे पहले एक अच्छी इतला ये है कि एडमन साहब आ गए हैं वापस, अपना फोन चार्जिंग पे लगा रहे हैं, थी शायद, है ना। और दाऊद को लाइन पे ले जी, दाऊद अहमद साहब को। जी सारा बेटी से इजाजत जी। सारा, नाइस टॉकिंग यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस थैंक यू यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद कैसा है बेटा? अल्लाह पाक का करम सर, आप कैसे? पहले तो ये बताइए कि यहाँ तक की बात सारी समझ आ गई है आपको? यस सर, मुझे काफ़ी बात समझ बुक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जी सर। उसमें ना हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो आया था सब कॉन्टिनेंट में, उसने फर्स्ट वेव चलाई थी इस्लाम की। वो उससे पहले की बात करते हैं जब ये मुस्लिम खिलाफत में। भाई एक सेकंड दाऊद साहब, आपने बात शुरू ही बेटे गलत की है। मैंने ये कब कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट वेव चलाई थी इस्लाम की? वो मैंने तो कितनी पुरानी कहानी आपको सुनाई है कि सन्नान बिन सलमा ने मकरान पे कब्जा कर लिया था, वहां पे उसने मुसलमान गवर्नर बिठा दिया था एक। अब्बाद बिन ज़ियाद ने केच पे कब्जा कर लिया था, वहां मुस्लिम गवर्नर बिठा दिया था। मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, वो इस्लाम को दूर तक ले गया था। तो हमने तो सारा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के खाते नहीं डाला, कुतुबुद्दीन ऐबक के खाते हमने डाला है फर्स्ट इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखना। ठीक है, इस्लामिक स्टेट। ठीक है बेटा जी, आगे कैरी ऑन जी। बस सर यही कंफ्यूजन थी मुझे कि हम उसको एज ए हिस्ट्री में उसको यहाँ डिस्टोर्ट कर रहे हैं या फिर वो हमारे सिलेबस के रेलिवेंट नहीं है। फिर मेरा यही एक कंफ्यूजन आ रही थी जब मैंने उसको रीड आउट किया था, वो उसी के सिलसिले में मैंने क्लियर आउट करना था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर होगी बेटे बात? यस सर, यस। उसको फर्स्ट अगर किसी किताब ने कहा है ना कि फर्स्ट वेव चलाई उसने, तो फर्स्ट वेव से यहाँ पे उसकी मुराद ये है कि ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे लेके गया इस्लाम को, नॉर्दर्न इंडिया के कुछ एरियाज पे कब्जा किया, और उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी। ओके, तो नया बजर आ गए, कहती सर काइंडली टीच अस हाउ द क्वेश्चन कैन, पढ़ा नहीं जा रहा आगे मेरे से,
go and how to structure it plus give us practice questions come. How come लिखा हुआ था. अच्छा चलिए ठीक है, नायाब समझ आ गई मुझे बेटे बात. नायाब ने एक नायाब सवाल किया जी. भला कौन सा वाला जो मैं अभी कह रहा था, वही वाला कि when the question has been asked, तो in which manner it has been asked, in which way it has been asked, और हमने उसको कैसे हैंडल करना है. दाऊद सुन रहा बात? यस सर. ओके. क्वेश्चन जब आता है तो आता है अब तक जितना पढ़ा है कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट on evolution and growth of Islam in subcontinent. तो सुन लें, समझ लें. अगर आपने संजीदगी के साथ सीएसएस करना है, जैसा कि माशाल्लाह आप कर रहे हैं कोशिश, तो सवाल को पढ़ना सीखे. सीएसएस में सवाल सामने पहले छोड़ दें सारी दुनिया जहान के कान. पहले आप सवाल को समझना शुरू कीजिए कि सवाल क्या है. कहता है राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट. यहां पहुंच के आप रुक जाएं और अपने आप को समझाएं कि वो क्या पूछ रहा है. वो पूछ रहा है कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट. अपने दिमाग को आमादा कीजिए कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखने के लिए. हमारे ब्रेन में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में. वो एक्टिव होते हैं जब उनके बारे में कोई बात आती है. तो अपने ब्रेन को कहे भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखना है, तैयारी पकड़ ले. दाऊद समझ आ गई बात आपको? यस सर. तो ब्रेन ने तैयारी पकड़ ली कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखने के लिए. आगे आपने कहा किस चीज पे लिखना है, ये भी ब्रेन को समझाइए कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एवोल्यूशन एंड ग्रोथ. दो चीजें हैं, एक नहीं है, दो चीजें हैं. एवोल्यूशन एंड ग्रोथ. इस्लाम का इवॉल्व होना, स्टार्ट होना और ग्रो करना. समझ आ रही दाऊद बात आपको? यस सर. तो एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट. हेडिंग्स देखिएगा. सबसे पहले तो सवाल का हम करा देंगे जी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन सवाल का मैंने कराया जी. इंट्रोडक्शन किस चीज का कराना है? सवाल का. सवाल क्या है? एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट. तो इस्लाम का यहां स्टार्ट होना और ग्रो करना. तो पहले तो उसको बताएं कि ये चक्कर क्या है. व्हाई एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम वी आर टॉकिंग अबाउट. क्यों जिक्र कर रहे हैं हम इसका? तो देखिए वो कहते हैं भाई अरे कितनी लंबी कहानी है. वो सारा सन्नान बिन सलमा, उस्मान बिन अबी इलास और ये और वो, हम कैसे लपेटेंगे उसको बात, क्योंकि इररेलेवेंट नहीं करना, बात को ड्रैग नहीं करना. तो हम लिखते हैं कि द एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट हैज ऑलवेज बीन one of the most populous regions of the world. That is why even in the time of pious caliphs we see, it is seen that they were having great interest in this region as they wanted to communicate the message of Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam to the maximum number of human beings here in subcontinent. In this regard we see that in the time of second pious caliph, people like Usman bin Abi al-As, Mughira and Muhallab bin Saghira arrived here, whereas in the time of Ali captured the area of Makran and Abbad bin Ziyad captured the area of Kach, where they allocated the Muslim governors as well. आखिरी जुमला सुने इस पैराग्राफ का. In this manner, Islam started evolving here in subcontinent. ये इस्लाम क्वेश्चन का हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया कि ये वजह थी क्योंकि पॉपुलस रीजन था, बंदे बहुत थे, इंसान बहुत बसते थे यहाँ. तो अल्लाह का पैगाम यहाँ तक पहुँचाना उनके लिए बड़ा ये अट्रैक्टिव एरिया था कि इतने सारे इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे. ये है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का. आपने इस इंट्रोडक्शन के जरिए उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग दे दी कि देख मुझे पता है कि सवाल व्हाट इट इज ऑल अबाउट, कि इस्लाम यहाँ इवॉल्व कैसे हो रहा है.
ठीक है, अब अगली हेडिंग देखिए इसकी क्या है, एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम, ले जनाब, एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम, ठीक है। आफ्टर द वैल्यूएबल सर्विसेज रेंडर्ड बाय the above mentioned people in the time of Pius Caliphs, जुमला समझ आया आपको? After the valuable services rendered by these people in the time of Pius Caliphs, अब ये बात अंदर आ गई जो हम पहले ऊपर जिक्र करके आए हैं। Pius Caliphs in Pius Caliphs, it can be seen that the Arabs who are really very good at trade, and for trade purposes they had gone to the distant places. In this regard, we see that few Arab merchants who had reached the area of southern India, where it is an island of Ceylon. Few Arab merchants died there, and when their dead bodies, widows, orphans were coming back to their native place, they were captured by the pirates of Sindh in the time of Raja Dahir. देखिए वो सारी कहानी मैंने लपेट दी, वो गए थे, बीमार हो गए, मर गए, विडोज, ऑर्फन का शिप, वैल्यूएबल प्रीशियस गिफ्ट्स और 8-6 शिप और, ठीक है। When these Muslims were arrested in Sindh, in the area of Sindh, then the governor of the eastern side of Muslim Empire, Hajjaj bin Yusuf, requested the then Raja of Sindh, Raja Dahir, to release those prisoners, release those Muslim prisoners, but Raja Dahir refused. हाँ जी, कहानी समझ आई आपको? Yes sir. दाऊद Yes बोला sir. करो यार, Yes sir. बट राजा दाहिर रेफ्यूज। दाऊद ये बात ठीक है, राजा दाहिर रेफ्यूज, इनकार कर दिया उसने। Yes sir. Yes. अब मेरी बात सुन, ये CSS जो है, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, इट्स अ गेम ऑफ एक्सप्रेशन। कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, लिखते कैसे हैं आपको चीज। तो देखें, मैंने कहा राजा दाहिर रेफ्यूज, बात ओके, Yes. ओके है। एक स्टूडेंट लिखता है the accident proved fatal and the old man died. इसका क्या मतलब है दाऊद, कि बंदा मर गया? यस, मर गया। Yes sir. दूसरा स्टूडेंट लिखता है the accident proved fatal and the old man could not survive. इसका क्या मतलब है? मर गया। अगला स्टूडेंट लिखता है the accident proved fatal and the old man had his last breath. इसका क्या मतलब है कि मर गया। एक स्टूडेंट लिखता है the accident proved fatal and the old man kicked the bucket. इसका क्या मतलब है? मर गया। एक स्टूडेंट लिखता है the accident proved fatal and the old man paid the debt of nature in the hospital. वो इसका क्या मतलब है? मर गया। मतलब एक ही है, लेकिन कहने के तरीके का फर्क है, एक्सप्रेशन का फर्क है। Yes sir. ठीक है जी। अशरफ शाह साहब जो हैं वो सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं एवोल्यूशन भी टेक्निकली ग्रोथ ही होती है। डिफरेंस क्या है दोनों में भी, तो बेटे बताया आपको। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्टार्ट होना, और ग्रोथ का मतलब होता है वो फिर ग्रो करना। तो ग्रो कौन सी चीज करती है? जो एग्जिस्ट करती है। तो उसका एग्जिस्टेंस कहां से आया है? उसको कहते हैं इवॉल्व होना। अशरफ शाह जी बात समझ आई आपको? समझ आ गई तो लिख दे, ठीक है। दाऊद यहां तक कहानी समझ आ रही है आपको? अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं कि राजा दाहिर रेफ्यूज का क्या मतलब है? उसने इनकार कर दिया। यार अब अवैस शायद क्या कह रहे हैं, सर लाइक बेनजीर मर्डर, किल्ड, assassinated or no more with us. Yes, assassinated, no more with us, departed, died or murdered, killed, paid the debt of nature or kicked the bucket, had her last breath, could not survive. बात एक ही है, लेकिन बात जाती कहां पे है? आपके एक्सप्रेशन के लेवल पे जाती है कि किस लेवल से आप किसी चीज को
एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं कहता हूं राजा दाहिर रेफ्यूज्ड, या कहता हूं व्हेन एंड राजा दाहिर गेव अ कोल्ड शोल्डर, ठीक है, व्हेन राजा दाहिर गेव अ कोल्ड शोल्डर देन Hajjaj bin Yusuf sent here a brave Muslim general whose name was Ubaidullah with 1,000 soldiers, but all those were killed or captured by the local Brahmins. Then Hajjaj bin Yusuf sent here a young boy, Muhammad bin Qasim, who was his son-in-law and nephew as well. He was a great general, and due to having some scientifically advanced technologies with him, which is known as manjaneek, cannon, ठीक है जी, he strategized the war in a wonderful manner and threw stones with the help of manjaneek, played with the weakness of the local Brahmins as they were superstitious. He managed to defeat the local Brahmins. वो लंबी सारी जंग जी मंजनीक थी जी, 1200 बंदे ऑपरेट करते, पत्थर फेंकते थे, झंडे पे जा लगे, झंडा गिर गया जी, जंग स्टार्ट हो गई जी, किले में दाखिल हो गए, सब खत्म। सुने, अगर मैं सवाल का जवाब लिख रहा होता कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द वैल्यूएबल सर्विसेज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द अराइवल एंड द वार ऑफ मोहम्मद बिन कासिम हियर इन सब कॉन्टिनेंट, तो फिर मैं मोहम्मद बिन कासिम के कारनामे बयान करता करता बीच में इस्लाम के खिदमत का जिक्र करता। लेकिन अब तो पूछ ही वो इस्लाम का रहा है, तो मैं इस्लाम की आमद का बताते बताते बीच में कासिम का जिक्र कर रहा हूं। बड़ी थिन लाइन ऑफ बाइफर्केशन है बीच में। दाऊद समझ आ रही है बात आपको? यस सर। ओके, तो कहां तक बात पहुंची जी? डिफीटेड द लोकल ब्राह्मण्स, देन ही imposed here such kind of generous policies which were never experienced the locals before that. ठीक है जी? यस। कैसे कि अब बुलेट्स में उसके सर्विसेज ले आएंगे। He announced general pardon for everybody. He did not confiscate the religions of the locals. He did not confiscate the properties of the locals. He did not ban the religions of the locals. He did not set on fire the religious places of the locals. The Arab soldiers started making marriages with the local women, which created a strong bonding in between the Arabs and the Indians. He did not humiliate the locals, rather he gave respect to the local Brahmins and Buddhist administrative posts they were given the jobs. और क्या है भाई? He did not impose heavy taxes on the locals which they could not pay. The general pardon announced by Qasim was another strange sort of generous act for the conquered people. ठीक है? Bullets खत्म हुए. So the people started embracing Islam in huge numbers, and it can be seen that the areas of present-day Sindh and Punjab started becoming the Muslim majority areas. Although Qasim went back in 715 AD, but the impacts of his generous policies continued, and the Arab missionaries called here by Qasim kept on preaching Islam, and the areas of Sindh and Sindh and Punjab in present-day Pakistan became the Muslim majority areas, not overnight, but with the passage of time. साथ आप यहाँ पे मैप दीजिए उसको, ताकि मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ना हो, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आने की गुंजाइश बन जाए। यहाँ पे आप उसको सिंध और पंजाब में इस्लाम ला के दिखाएं, लाइक दिस। यहाँ पे नीचे की दीजिए, इसकी बॉक्स बना के छोटा सा, कि इस्लाम इन सिंध एंड पंजाब। जी दाऊद समझ आ रही बात आपको? यस सर।
यार आधे घंटे बाद तू बोलता है दाऊद, मुझे लगता है सो गया। दाऊद नाश्ता नहीं किया? नो सर। नो सर। हैदर अब्बास आ गए। तो कर लेना दाऊद सर रोजा लेट रखा उठा हुआ। था। लेट उठा ना, यस देखा पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना, लेट उठता। रात लेट सोया था। चले दाऊद बेटे से लेते जी इजाजत और किसी ऐसे बंदे की तरफ जाते हैं जिसने नाश्ता किया हुआ हो। सैयद अब्बास हैदर शाह जी आ गए हैं, बड़ी हम बात कर रहे हैं। कहते सर वन हेडिंग वन पैरा में लिखना मस्ट नहीं है। नहीं शाह जी, मुझे बिल्कुल नहीं बात समझ आई। तारा खान कहती हैं सर मैप भी ड्रॉ करना, आपको मैप ड्रॉ करने में मुश्किल पेश आती है तो मैं अगले एक दो लेक्चर में आप लोगों को मैप बनाना भी सिखा दूंगा फ्री हैंड से 5-7 सेकंड के अंदर अंदर। अच्छा जी, क्या सवाल किया? मतलब लिख सकते हैं सर। यार आप कह रहे हैं कि एक हेडिंग एक के नीचे एक पैराग्राफ लिखें या दो लिखें? दो भी लिख सकते हैं बेटा, हेडिंग पे डिपेंड करता है कि जी हैदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसा भाई? अलग तरह से दिखेगा आपने। मैं ठीक हूँ शाह जी, सो रहे हैं? आवाज कम आ रही है सर? आवाज इतनी ज्यादा नींद से भरी हुई है, मुझे खुद नींद आने लग गई शाह जी। नहीं सर, आवाज ऐसे है। अच्छा शाह जी, क्या सवाल पूछ रहे हैं, जरा पूछें, बोल के पूछें। सर मुझे इसमें कंफ्यूजन थी सर कि एक लाइक जिस तरह ऐसे में या हम कोई अपना एक जब आइडिया एक पैराग्राफ में क्लियर करते हैं, आइडिया एक होना चाहिए हमारे पैरा में, एक मतलब सिंगल पैराग्राफ में। जिस तरह एवोल्यूशन है इसमें आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं तो वो मतलब आप एक बुलेट्स की शक्ल में लिख रहे हैं ना, तो एक पैरा से तो हम आउट हो गए। तो ये पूछ रहा था कि ये मस्ट है कि हम शर्त नहीं है कोई कि आपका एक आइडिया होना चाहिए इसमें? नहीं 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 शाह जी, देखिए आप कह रहे हैं कि हम उसमें पैरे में से आउट हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो एक हेडिंग है ना एवोल्यूशन, उसके नीचे आप चीजें बयान करते चले आ रहे हैं ना, ठीक है। उसके नीचे अब देखिए हम एवोल्यूशन में एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम बयान कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में। उसमें हम पहले लेके आए हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। इसमें हमने सिंध और पंजाब का जिक्र किया है कि यहाँ पे इस्लाम आ गया मोहम्मद बिन कासिम की वजह से, ठीक है। जो बुलेट्स में हम जा रहे हैं वो तो हम उसी की कंटिन्यूटी है ना, उसी बात की कि कासिम ने फतह हासिल कर ली और फिर इंस्टेड ह्यूमिलिएटिंग द लोकल्स ही गेव रिस्पेक्ट टू द लोकल्स, और इन पॉलिसीज की वजह से। तो बजाय इसके कि हम अगली हेडिंग में बीच में एक डाल दें कि इंपैक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, वो भी सवाल और तरफ चल पड़ेगा, वो मोहम्मद बिन कासिम पे चल पड़ेगा सवाल। अगर हम यहाँ हेडिंग देते ना इंपैक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कासिम, पहले हम लिखे कि पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, वो फिर मोहम्मद बिन कासिम पे, अगर मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि अगर मोहम्मद बिन कासिम पे सवाल में अटेम्प्ट कर रहा होता तो फिर मेरा तरीका ही और होता, मेरी हेडिंग ही और होती। अब तो मैं एवोल्यूशन इस्लाम को बयान कर रहा हूँ, इस्लाम एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम को बयान कर रहा हूँ, इसलिए इसकी हेडिंग्स और हैं। समझ आई शाह जी बात आपको? जी सर, और इंट्रो तो एक ही पैरा में होगा सर, ये मस्ट है या इंट्रो तो लास्ट ऊपर खत्म हो गया यार पैराग्राफ में, ये देखें। अच्छा, मतलब इसे तो सर हम एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे ना? हाँ एक पैराग्राफ तो कोई बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह नहीं होते? नहीं, उसमें नहीं, इंट्रो में पॉइंट्स नहीं होंगे, इंट्रो तो एक पैराग्राफ है ना बेटे, वो खत्म हो गया। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम आ गई है, ये कहाँ है? ये एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम जो लिखे ना यार, इसको दे दिए हेडिंग, दे हेडिंग मुकम्मल कर लें, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट क्या क्या है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में शायद कितनी चीजें हैं? सिंध, पंजाब और फिर केपीके और बलूचिस्तान। तो अगली हेडिंग में देता हूं यहां पे इस्लाम इन केपीके एंड बलूचिस्तान, केपीके एंड बलूचिस्तान। अब देखें वो कितनी लंबी, ये आर्ट सीखें हैदराबाद शाह जी, ये आर्ट सीखें कि आप जब किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये देखना है किस पर्सपेक्टिव में रहते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर तो मेरा पर्सपेक्टिव जो है एक्सप्लेन करने का वो ये हो कि मैं सुल्तान महमूद गजनवी पे नोट लिख रहा हूं, फिर उसको लिखने का तरीकाकार ही बिल्कुल और है,
और मरियम इमरान कहती हैं सर इज इट नेसेसरी टू मेक हेडिंग्स? नॉट नेसेसरी, आपको कंपल्सरी थोड़ी हेडिंग्स हैं, लेकिन थ्योरी के जो पेपर्स हैं उनमें हेडिंग्स आपको दे देनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो आपका एग्जामिनर है वो हेडिंग्स को आपके डिफरेंट पॉइंट्स समझ के कैटेगराइज कर रहा होता है पेपर को, तो जरा सहूलत हो जाती है ये। लेकिन बहरहाल और लेवल है, अगर आप पूरा भी एक तरह से लिख देंगे ऐसे की तरह भी उसको तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्यों हम डिफरेंट पॉइंट्स क्यों ना बनाएं उसके। अच्छा जी, तो अब बात ये आ गई हैदर अब्बास कि आप इस आर्ट को सीखें। अब देखिए वो कितनी लंबी कहा, हैदर सो गया? नहीं सर, सुन रहा हूँ बात यार बोलते रहो तो साथ, मुझे लगता है कोई साथ है मेरे। जी सर। ओ एडमिन भाई, शहजादे चाय मंगा बेटे। तो शाह बात यहां तक पहुंची कि हमने एक्सप्लेन करना है अब इस्लाम केपीके और बलूचिस्तान में। अगर हम जहन में लेके आए कि हाउ इस्लाम स्टार्टेड इवॉल्विंग इन प्रेजेंट डे एरियाज ऑफ पाकिस्तान, केपीके एंड बलूचिस्तान, तो पूरी वो कहानी जहन में आती है सुल्तान महमूद गजनवी वाली। लेकिन अब हमने वहां पे नहीं रहना कहानी पे, देखिए मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो गोल कैसे कर दूंगा सारी बात राजा जयपाल वाली। When a rude and powerful Raja of Lahore, Raja Jaipal, tried to invade the area of Ghazni in Afghanistan in 992 AD, then this misadventure of Raja Jaipal provided an opportunity to the Muslim warriors like Sabuktigin and Sultan Mahmud Ghaznavi to enter here in present day Pakistan from its northwestern areas. प्रेजेंट डे पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न जेन में लाए जी, ये पाकिस्तान इसका नॉर्थ और ये वेस्टर्न जो आजकल केपीके वगैरह का एरिया बनता है। So then 7 Sultan Mahmud Ghaznavi launched 17 attacks here in different parts of subcontinent, and whatever area he used to conquer, he used to appoint there as a Muslim governor. And due to the presence of these Muslim governors in the various areas of KPK and Balochistan, the people who were embracing Islam in this region of Sindh and Punjab, they started moving towards the areas of KPK and Balochistan and started preaching Islam there. And due to these preachings and the presence of these Muslim governors appointed there by Sultan Mahmud Ghaznavi, a lot of people started embracing Islam, and in this manner the areas of KPK and Balochistan also became the Muslim majority areas. ये आप की दीजिए, एक पाकिस्तान का मैप बनाइए यहाँ पे, जो कि मैं आपको कल परसों बनाना भी बकायदा सिखा दूंगा कैसे बनाना है इसको। ये जनाब केपीके और बलूचिस्तान का एरिया इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया जी, केपीके एंड बलूचिस्तान, और साथ नीचे मैंने इसके की दे दी है जी कि इस्लाम इन केपीके एंड बलूचिस्तान। सुनते जाएं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग बताइए शाह जी। हैदराबाद, और कहां गया भाई हैदर शाह जी? मीटिंग से ही आउट हो गए, वो कैसे जी? अच्छा अच्छा चलें ठीक है, आप लाइन पे लेके आए जी वो यूकेसी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल के प्रिंस जनाब शहजादा हसन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसा भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं क्या हाल है? वेरी गुड हसन, आपकी आवाज सुन के दिल खुश हो जाता है। आप थैंक यू सर। बोलते हैं, प्लेजेंट लैंग्वेज में बोलते हैं, और हरगिज ये एक सामने क्लास में बैठ के स्टूडेंट ऐसे बात करे, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये बात पूछनी थी, ये शगर कासिम आया है तो यहाँ पे क्या हालात थे? भाई मैं
कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहा। तो ऑनलाइन क्लासेस में सोए पड़े हैं बिस्तर में, साथ चाय का कप आगे रखा हुआ है जनाब, और सोए हुए बड़ी मुश्किल से हाथ बाहर निकाल के मोबाइल देख के क्लास पढ़ रहे हैं। यार ये कौन सा तरीका है? आप सिर्फ ये जरा अपने आप को समझाइए कि आप बाकायदा क्लास पढ़ रहे हैं। आपने बाकायदा अगर अकेडमी आना हो तो कितनी मुश्किल पेश आए। तो आप नहा धो के फ्रेश होके बैठे सामने कैमरे के, अपने आप को ये यकीन दिलाइए कि यू हैव कम समवेयर। ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो आप एक्टिव रह सकते हैं ना। हैदराबाद शाह जी आप वापस आ गए हो, कहते हैं सॉरी सर वो आवाज नहीं आ रही थी तो रिकनेक्ट किया। क्या बात है जी, किस्मत से मेरा घर भी तेरे घर के मुकाबिल ना हुआ, वो तू ना आती तेरी आवाज ही आया करती। तो हसन कैसा बेटे, सब ऑल फाइन? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सब गुड। तलागंग आपका कैसा चल रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, 2 दिन से बारिश हो रही है। वेरी गुड। आज नहीं है, आज बारिश नहीं हो रही। ये तलागंग आपका क्या पहाड़ी इलाका है? नहीं सर, एक्चुअली फोटुआर है बेसिकली, छोटी मोटी मतलब पथरीला इलाका भी है, मैदानी भी है, मिक्सअप है। मेन आपकी प्रोडक्ट क्या है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में? सर मूंगफली। मूंगफली है, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी, तो आप मूंगफली लगाते हैं वहाँ कहीं हसान? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी फसल चल रही है, होप सो 2 महीने तक तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर हम भी मूंगफली खाएंगे यार, इसका मतलब ये इंशाल्लाह सर, श्योर। अगर सेशन फिजिकल सेशन स्टार्ट हुआ तो इंशाल्लाह जरूर सर, इट विल बी ड्यू। अच्छा, लेकिन अगर सेशन खत्म हुआ फिर आप मूंगफली खाने के लिए? नहीं सर, फिर मैं आपको भिजवा दूंगा, आप मुझे काइंडली एड्रेस सेंड कर। और मेरे भाई यही कहा है आपने, उसामा बिन बाबर, मरियम इमरान, दानियाल इमरान, सैयद हैदराबाद शाह जी सुन लें, हसान अहमद ने ऐलान किया है कि अगर सेशन चल रहा हुआ तो मूंगफली खाने को मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। नो सर, आई विल सेंड सर, नो इशू। नहीं अब नहीं, अब अगर सेशन चल रहा होगा तो ओके। और फरक जेब कहते हैं टू एवरीवन, जी फरक जेब वो कह रहे हैं टू एवरीवन, लेकिन शर्त मेरे बेटे उन्होंने ये लगाई है फरक जेब कि वो कहते हैं हसान अहमद कि अगर सेशन चल रहा हुआ ना ये, फिर मूंगफली भेजूंगा वरना लानत भेजूंगा। ठीक है? ये कह रहा है वो। स्पॉगमा इफेक्टर कहती हैं जी फिजिकल क्लासेस नहीं होती बेटा, फिजिकल एजुकेशन थोड़ा ही है, फिजिकल क्लासेस कैसे ऑनलाइन हो रही है, बस ऑनलाइन चलेंगी। उसामा बिन बाबर क्या कहते हैं, शक्ल बना के भेजिए इमोजी, कह रहे हैं मूंगफली नहीं मिले मुझे, मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं। ठीक है जनाब। और स्पॉग में घटे कहते हैं टीसीएस कर दीजिए मूंगफली आप हसान अहमद साहब, इतनी कौन सी श्योर सर, एड्रेस भेज दीजिएगा मुझे आफ्टर क्लास सारे। हाँ वो कह रहे हैं एड्रेस भेज दें, मैं आपको एक मूंगफली टीसीएस कर दूंगा। यार शेख साहब केड़े पासे टुर पे हो साहब, क्या कर रहे हैं भाई? सर मेरे नहीं, चले कोई बात नहीं जी, हमारे नसीब में नहीं थी मूंगफली खाना, नहीं खाएंगे। तो मूंगफली कितनी लगती है आसान आपकी जमीन पे? सर इट डिपेंड्स कि आप काश कितनी करते हैं, बट सर 1 एकड़ के से ऑलमोस्ट राउंड अबाउट अगर मैं ऑन एवरेज लगाऊं तो सर तकरीबन 5 से 6 मन हो जाती है आराम से। तो लास्ट ईयर तो बारिश से वो खराब हो गई थी आपकी? नहीं सर, लास्ट ईयर फसल अच्छा हुआ है एज कंपेयर टू पिछले 3-4 सालों के। ठीक है बाजी। लो जी, ये मूंगफली आप लोगों ने याद रखनी है हसान अहमद साहब की, और इंशाल्लाह अगर सर। चल रहा हुआ तो देखते हैं कि सब लोगों को मूंगफली कैसे टीसीएस करते हैं। क्या बात है जी टीसीएस की, मैं कहता हूँ है लोग डीएचएल के ऑफिस में खड़े होकर कहते हैं कि फोन दोस्त का कहते हैं यार टीसीएस करना आया हूं मैं यहाँ पे। देखिए ये है ब्रांड, आपने चीज एक से दूसरी का भेजने को ब्रांड बना दिया कि वो टीसीएस कर रहे हैं आप। जी सर, ब्रांड बन, and it is not been run by any qualified CSP officer। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। जहानत किसी की मिरास नहीं है, कोई भी किसी भी चीज में कामयाबी हासिल कर सकता है। उसामा बिन बाबर कहते हैं मुझे इजी पैसा से मूंगफली भेज दें आप। अच्छा नहीं सॉरी वो कह रहे हैं सिमिलर टू इजी पैसा। यार मुझे आसान है, मुझे मूंगफली में मेरा ज़हन रह गया। ओके, तो बात हसान कहां तक पहुंची कि अब हमने हेडिंग लिख दी एवोल्यूशन इस्लाम इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जी सर, बंगाल में चला गया। अच्छा जी,
अब देखें क्या चल रहा है सिलसिला, देखें कैसे, वो कितनी लंबी कहानी थी, वो कुतुबुद्दीन है, शहाबुद्दीन गौरी आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, सारी कैसे लपेटूंगा मैं, क्यों? देखिए क्योंकि एवोल्यूशन इस्लाम पूछ रहा ना, अभी मैं एवोल्यूशन पे ही हूं, अभी हम एवोल्यूशन पे ही हैं इस्लाम के। ओके अच्छा जी, तो एवोल्यूशन पे आए तो बात ईस्टर्न पे हमने कहा कि व्हेन इन 1192 शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी captured the area of Lahore, he appointed one of his slaves and son-in-law Qutbuddin Aibak as governor of Lahore. From 1192 till 1206, in these 14 years, Qutbuddin Aibak did not only capture few areas of northern India, but he also captured the area of northeastern part of subcontinent, which is Bengal nowadays. In this manner, Islam started evolving in few northern parts of India and in Bengal as well. आगे आप हम इसको की देंगे, अब की कैसे देंगे, पहले आप प्रेजेंट डे पाकिस्तान का छोटा सा मैप देंगे, फिर यहाँ पे गंदे इंडिया का मैप देंगे और बंगाल का देंगे, ठीक है। अब आप ये नॉर्दर्न इंडिया के कुछ एरियाज को हाईलाइट करेंगे यहाँ और बंगाल को हाईलाइट करेंगे। ओके तो इसकी अब आप की देंगे नीचे बॉक्स बना के कि इस्लाम इन नॉर्दर्न इंडिया, इस्लाम इन नॉर्दर्न इंडिया एंड बंगाल। ओके ये हमने जनाब की दे दी। अब हम सवाल के दूसरे हिस्से पे पहुंचे कि ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये जो ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट है, तो अब बात पहुंच गई है 1206 तक। तो देखें जी सर, फ्रॉम 1206 till 1526 it was a time of Delhi dynasties here in subcontinent, and in which we see that a person Qutbuddin Aibak, who belonged to slave dynasty and ruled subcontinent from 1206 till 1210, he was the first ever person who took Islam to the northern areas of India and northeastern part of India, but he is also the first ever person who laid here the first foundation of first Islamic state. बात समझ आएगी आपको? ये हमने क्या किया हसन, वो जो 1206 से 1526 तक का टाइम पीरियड है, इसमें 5 कॉलम है, उसमें से जो सबसे पहला कॉलम है, उसमें जो सबसे पहला आदमी है, जो एक ही वाइटल आदमी मैंने आपको हाईलाइट करवाया पहले पैराग्राफ में, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है। आगे हम लेके जाते हैं। देन इन Khilji dynasty, we see that it is seen that Alauddin Khilji made wonderful innovations, due to which Islam became stronger in subcontinent. And after the time of Alauddin Khilji, his son Mubarak Shah, due to his incapability, provided an opportunity to a person, Khusro Shah, who had newly embraced Islam, but he had embraced Islam apparently, and by heart he was with his Hindu relatives, and he got this opportunity. Khusro Shah, he killed Muslims from all the who belonged to all the different important posts, and his 1-year rule from 1320 till 1321 is categorized as the almost 1 year of Hindu rule. Okay जी सर, पैराग्राफ चेंज कर दें और लिख दें कि गवर्नर, द देन गवर्नर ऑफ पंजाब Ghiyasuddin Tughlaq was having a very close eye on the circumstances, and when he observed that Khusro Shah had almost made a Hindu rule here in India, and rule almost had been shifted from the Muslims to the Hindus, then he invaded Delhi. He killed Khusro Shah and saved the rule from going into Hindu hands. And in this manner, Ghiyasuddin Tughlaq enjoys immense importance for the growth of subcontinent, as
had he not interfered and had he not killed Khusro Shah, it would have been a complete Hindu rule in subcontinent. So for the growth of Islam in subcontinent, the valuable services rendered by Ghiyasuddin Tughlaq cannot be overlooked. हाँ जी, ओके सर, क्लियर हो रही है बात जी सारी? सर, जी सर, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं कि then from 1414 till 1451, the 4 rulers of Sayyid dynasties, although they did not play any important role for the growth of Islam, but due to their presence, the rule remained in the hands of the Muslims and the people who were preaching Islam. They kept on preaching Islam openly, and Islam did not only remain intact, rather it kept on enhancing with the passage of time. Okay. राइट सर, जी सर। After this, it is seen that there was a change in the ruling elite as the rude behavior of Ibrahim Lodhi जी सर, paved the way for his own people to call here Zahiruddin Babar to have a war against Ibrahim Lodhi. Zahiruddin Babar, who was an Uzbek prince, he came here, and due to scientifically advanced technologies with him, he defeated Ibrahim Lodhi despite having a much shorter army in number as compared to Ibrahim Lodhi. This battle between Zahiruddin Babar and Ibrahim Lodhi is known as First Battle of Panipat, in which Zahiruddin Babar came out victorious. Ibrahim Lodhi was killed, and it paved the way for the long Mughal Empire in subcontinent, which was having long-lasting impacts in social, religious, educational, and aspect होगा जी चौथा, economic aspect of the natives. ठीक है जी सर। अब आप मुझे बताइए ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना यार, ये बोर्ड को जरा फोकस करो, मैं साइड पे हो गया हूं, बोर्ड फोकस करो जरा। हसान, मैं नजर आ रहा हूं? नहीं सर। मुझे ढूंढो। सर वो आप खड़े हुए हैं राइट साइड पे बोर्ड के। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी यार, कमाल है यार। बोर्ड फोकस कर, इतना बोर्ड साफ नजर आ रहा है हसान? जी सर। देखिए यहां से बात स्टार्ट हुई इंट्रोडक्शन से, एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे बात की, जिसमें सिंध एंड पंजाब है, और फिर केपीके और बलोचिस्तान है, उसकी की दे दी, केपीके बलोचिस्तान की दे दी। फिर इस्लाम इन नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे तो जनाब इसकी की दे दी, कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र कर दिया। फिर ग्रोथ ऑफ इस्लाम में देखें, इसमें मैंने 5 की 5 डायनेस्टीज निबेड़ दी यहां तक। जी सर। हसन, बात समझ आई? जी सर, समझ आ गई। दिस इज द वे। अच्छा, अब वो तलहा शाहिद कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग द आंसर शुड बी? 7 साइड्स ऑलमोस्ट। 8 साइड्स। मेरा फार्मूला लिख लीजिए, 8 8 7 6। हसन, इसका क्या मतलब है? सर पहला क्वेश्चन 8 लाइंस 8 साइड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 साइड, और उससे अगला 6 साइड्स। ओके। अच्छा, अब ये कब कह रहा हूं? ये तब कह रहा हूं कि अगर आपको छठा क्वेश्चन जरा सा हल्का आता हो तो 6 साइडें, या टाइम कम हो तो 6 साइडें। अब ये ना हो कि आपके पास टाइम भी हो, नॉलेज भी हो, और आप मेरी सर ने कहा था 6 साइडों पे तो भाई ये नहीं करना। अगर कर सकते हैं 8 पे तो करें, लेकिन प्लीज जितनी इस वक्त आपके जहन में एक्टिव आप हो सकते हैं ना, अपने जहन को उतना एक्टिव कीजिए। फिर मेरा जुमला सुने। ओके। ये अब लाइफ चेंजिंग सेंटेंस है आपका, ये आपको सीट दिला भी सकता है और एलोकेशन से बाहर भी फेंक सकता है। तमाम लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज दिमाग के 14 तबक रोशन करें और प्लीज मेरी बात सुने सारी जिंदगी, हर पेपर के बीच में याद रखना। जब आप पेपर देने बैठते हैं, whenever the question paper arrives in front of everybody at all levels of education, it is being divided into 2 parts. वो नहीं कि A part
और बी पार्ट उन्होंने लिखा, इट इज डिवाइडेड एंड द अदर वन इज दैट व्हिच इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट। राइट सर, क्लियर। तो अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट हर दुनिया के हर स्टूडेंट की लाइफ का द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट सुनिए कि दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर व्हिच इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट is having such kind of huge impacts on his mind कि उसको वो जो आता होता है ना वो उस पर कंसंट्रेट करना छोड़ देता है, जो नहीं आता ना उसको याद करने की कोशिश करनी शुरू कर दिया, यार ये क्या था, मैंने पढ़ा था, कहीं सुना था मैंने। ओके जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत कहीं पे और बरस बिल्कुल गई, किसी और छत पे बरस पड़ी, बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जाओ, जो तुझे मिला उसे याद रख, वो जो नहीं मिला उसे भूल जा, जो नहीं मिला उस पे लानत भेज दे, ठीक है? बिल्कुल सर, जो मिला ऐसा ही है उसे याद रख। जैसे हसन अहमद ने भी कहा था कि अगर कोई सेशन जारी हुआ तो मैं मूंगफलियां आप लोगों को सबको भिजवाऊंगा, अगर सेशन खत्म हुआ तो जो नहीं मिला उसे भूल जा, उससे वो भेज दे। में वैसे मजाक करते हैं आप लोग। नहीं सर, नहीं सर, अच्छी बात है। ये आप हमें सिखा रहे हैं कि बात जहां भी जाए स्टिक टू द टॉपिक, वापस टॉपिक पे लेके आनी है बात को। हाँ तो इस वक्त मेरा टॉपिक ये है, क्या टॉपिक है हसन? कि एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। हाँ जी, लेकिन आप गलत कह रहे हैं। मेरा टॉपिक इस वक्त ये है कि जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आपने किसी को मूंगफली नहीं भिजवानी। मेरा सेशन ये मैंने मोड़ के बात को यहाँ पे लेके आना है। ओके, मारिया रेशम क्या कहती है? कहती सर मूंगफली का मौसम नहीं है। बेटे यही तो बात हो रही है, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है सेशन को, आज की क्लास को। वो कह रहे हैं कि मैंने कास्ट कर दी है, अगर तो सेशन के बीच में कास्ट मुकम्मल हो गई, सेशन ऑन रहा, तो मैं मूंगफलियां सारे बैच को भेजूंगा, ठीक है? और अगर बैच सेशन खत्म हो गया हुआ, बैच खत्म हो गया हुआ, फिर नहीं भेजूंगा मूंगफलियां। मूंगफलियों का सीजन तो आप ठीक नहीं है। ओके तो मैं ये आपको नहीं आता, उसका इतना इंपैक्ट होता है आपकी नर्व्स पे कि स्टूडेंट उसको सोचना शुरू करता है, जो आता होता है वही भूल बैठता है। जी सर, सुने ध्यान से, जो आपको आता है ना यार, आपको शुरू कर दें टका के। टाइम नोट कीजिए, 45 45 40 30। ओके जी सर। 45 45 90 और 40 130 और 30 160। 20 मिनट में आपसे एमसीक्यू करना आपने। ओके ओके, ये तकसीम मैंने, अच्छा ये 45 45 40 30 है। सुने, पहला सवाल हर पेपर में एवरेज ये होती है कि स्टूडेंट को 2 सवाल बड़े तगड़े आते होते हैं, उसका स्टूडेंट को बड़ा फायदा होता है, लेकिन वही 2 सवाल उसको ले डूबते हैं। कैसे भाई? आप पहला सवाल 45 मिनट्स का करने की बजाय आप उसको करते हैं 1 घंटे में, उसमें आपने 13 नंबर ले लिए, 20 में से 14 नंबर ले लिए। दूसरा सवाल अब आपने हबड़ दबड़ में किया, लेकिन वो भी आपने 7-8 साइडों पे निबेड़ लिया। तो अंडर द इंपैक्ट ऑफ दोस 14 और 13, इसमें भी आप 13 या 12 नंबर ले गए, आपके 26 नंबर हो गए, 25 नंबर हो गए, 25 या 26 हो गए। 12 नंबर आप एमसीक्यूज में लगा लें, 38 नंबर हो गए। अब आप तकरीबन आप 2 सवा 2 उसमें भी 11 नंबर आप ले गए, तो आपके नंबर हो गए 47 48 46 तक पहुंच गए। जो थ्योरी का चौथा सवाल था, यानी पेपर का जो 5वां सवाल था, वो करने के लिए आपके पास बचे 5-6 मिनट। उसमें आप क्या करते हैं? आप 8-10 हेडिंग्स लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है? ये मैं हजारों कईन्स पे ऐसे पेपर चेक कर चुका हूं। तो जो सिर्फ हेडिंग्स लिखी है उसके हम 2-3 नंबर दे देते हैं, तो 47 48 पे नंबर खत्म हो जाते हैं आपके। अगर इसी पेपर को आप टाइम डिमार्केट करने में कामयाब हो जाते, तो लायक लोग कौन है, वो इसी में 61 नंबर लेके बाहर आते। 14-15 नंबरों का फर्क सिर्फ टाइम डिमार्केशन का आर्ट सीखने से पड़ जाता है, फर्क फी पेपर। राइट जी सर। इन होल एग्जाम 100 110 15 नंबर का फर्क पड़ जाता है अगर आप टाइम डिमार्केशन सीख लें। ओए वक्त ने सीख ही ली, सॉरी, इश्क ने सीख ही ली वक्त की तकसीम के, अब वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। नाइस
जी सर। तो आपने बड़ी सहूलत से 45 मिनट पहले सवाल को, बाद में बिल्कुल। 45 मिनट दूसरे सवाल को, 40 मिनट तीसरे सवाल को और 30 मिनट चौथे सवाल को, ये कम अज कम बता रहा हूं आपको। मोहम्मद उसामा कहते हैं सर हेडिंग्स आउटलाइन की तरह लिखने हैं या जस्ट हेडिंग विद इन आंसर? हेडिंग्स विद इन द आंसर्स। मैं इससे एग्री नहीं करता कि आप सवाल से पहले आउटलाइन बना दें। उसकी वजह क्या है, आउटलाइन बनाने में आपको 5 मिनट लगेंगे, तो 4 सवाल आपने करने, 20 मिनट तो आपके यही गए। ओके, बिल्कुल। बात यह कि इन 20 मिनटों में आप जितनी आउटलाइन करें उसके कोई वेटेज नहीं है, कोई नंबर नहीं है उसका। तीसरी बात यह है कि उसका नुकसान है। क्या नुकसान है कि आप अगर आउटलाइन पहले ही सारी उसको शो कर देंगे, उसने वही अंदाजा लगा लेना काम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोहम्मद अजीज क्या कहते हैं, सर मोजम इन ओरिएंटेशन सेड कीप द लेंथ ऑफ द आंसर सेम, इट लीव्स अ गुड। यस, बिल्कुल, बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती बात है कि आप लेंथ ऑफ द क्वेश्चन सेम रखें। लेकिन देखें, सेम का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 897 वर्ड लिखे हैं तो बाकी तीनों में भी 897 है। सेम का मतलब होता है ऑलमोस्ट एक जितनी, मिलती जुलती, बहुत ज्यादा फर्क ना हो। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन आपने किया जनाब 1200 साइडों पे, दूसरा आपने किया 10 साइडों पे, तीसरा आपने किया 7 साइड्स पे और चौथा किया 1 साइड पे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। में बड़ा फर्क है, लेकिन आज मिनट फी क्वेश्चन के हिसाब से आपके 20 मिनट खा जाएगा और उन 20 मिनटों की कोई वेटेज नहीं बनेगी। इंस्टेड वो जो 5 मिनट वहां लगाने हैं, आप 5 मिनट में 1.5 साइड लिख लेते हैं। 3-3.5 मिनट में आपको 1 साइड लिखनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। हसन, समझ आई? जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो वो जो 5 मिनट हमने हराम जाया करने हैं उधर आउटलाइन बनाने में, उससे बेहतर नहीं है कि हम 1.5 साइड लिख लें उतनी देर में जिसकी वेटेज है। बिल्कुल okay? सर। ऐसे 26 से 1857 तक जाना है। यस, एक पेज अपने सामने कीजिए, हॉरिजॉन्टल पेज होगा जो 1526 से 1857 तक ले जा रहा है। हसान ढूंढे वो पेज कहाँ है? 1526 जी सर, ओपन है मेरे पास, मुगल एम्पायर का सर। जी सर, ओपन है। पेज नंबर बताएं सर। पेज नंबर है 15 और पीडीएफ का पेज नंबर 16। जी, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 15 डॉक्यूमेंट का है और पीडीएफ पेज नंबर 16। ठीक है, पेज 15 पे पहुंचे तो वो हॉरिजॉन्टल पेज है, जिसमें जी सर। हॉरिजॉन्टल पेज क्या क्या मौजूद है जी? 1526 से 1857 तक का पूरा रोड मैप है। जी सर, ऐसा ही है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है जहीरुद्दीन बाबर, जी सर। जो कि 1526 से 1530 तक है। दूसरी चीज राइट। इसमें लिखी हुई है हुमायूं, जो कि जी सर। 1530 से 1540 तक है। ओके। फिर सूरी डायनेस्टी आ जाती है, ओके। जो कि 1540 से 1555, 15 साल चलती है। जी सर। इन 15 सालों में 3 लोग हैं, शेरशाह सूरी, जलाल खान और मुबरिज खान। ओके, फिर ठीक है हुमायूं सर। अगेन हुमायूं, जो कि 1555 से आपके 1556 तक रहेगा। और फिर अगले इसमें आ जाता है जी अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक रहेगा। अकबर की हमारे जी सर। कॉज के 2 तरह की इंपॉर्टेंस होगी, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ओके, जी सर। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर,
जो कि 1605 से 1627 तक रहता है, और उसकी हमारे कॉज के लिए बेशुमार पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है। जहांगीर के बाद टाइम है शाहजहां का 1627 से 1658 तक, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट्स आएंगे शाहजहां के दौर के, उसके मरने के बाद तक भी ढेर सारे आते रहेंगे। 1658 से 1707 तक यहाँ रहता है औरंगजेब। औरंगजेब की भी हमारे कॉज के लिए दो तरह की इंपॉर्टेंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे भाई अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन सब कॉन्टिनेंट, राइट। इसी टाइम के बीच में, मुगल्स के टाइम्स के बीच में रिफॉर्मर्स आते हैं हमारे पास, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद, और आखिरी चीज की है जी वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 10 चीजें हैं जो हमने इस टोटल पीरियड में 1526 से 1857 तक जाते जाते देखनी है। डन है जनाब? जी सर। सो टू स्टार्ट विद, ज़हीरुद्दीन बाबर यहां पे आ गया था। जी सर। मुस्तफा इमरान कहते हैं द क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग इज कंप्लीट, राइट। yes, it is completed up to the extent of the knowledge which we managed to gain till now 1526। अब ग्रोथ ऑफ इस्लाम है ना, तो ग्रोथ ऑफ इस्लाम तो चलती रहेगी। तो अभी हमने 1526 तक पढ़ा था, वहां तक मैंने जवाब दे दिया। हालांकि अभी हमने इसका वो बनाना है, उसको कंक्लूजन तो करना है ना, क्योंकि कंक्लूजन के बगैर तो कोई क्वेश्चन नहीं होता। अभी उसे हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। दैट इज स्टिल इन द प्रोसेस। वो लिखा नहीं होता जारी है, वो है ये, तो भी कंटिन्यूड। या जी सर। तो बात यहां तक पहुंची जी कि ज़हीरुद्दीन बाबर आ गया, 4 साल रूल करता है जी, 1526 से 1530 तक 4 साल का रूल है जी इसका, ज़हीरुद्दीन बाबर का। और इन 4 सालों में वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट एशियाटिक प्रिंस। इसने बहुत सा काम किया यहाँ पे, आर्ट्स के लिए, लिटरेचर के लिए। Very few people know this thing about Babur, that he was a wonderful poet as well. जहां ज़हीरुद्दीन बाबर के लिखे हुए जो नेशनल सॉन्ग्स हैं उज़्बेक लैंग्वेज में, स्टिल दोज आर इन द प्रोसेस इन उज़्बेकिस्तान। लोग उसको गाते हैं, इसकी की हुई शायरी को। ज़हीरुद्दीन बाबर के नेशनल सॉन्ग्स है ना, जो हमारे भी तो है ना ढेर सारे हिंदुस्तान। जी सर। कौन कौन से कोई बताएं? सारे जहां पाकिस्तान के या सब कॉन्टिनेंट के सर? पाकिस्तान की बात हो रही है, तू है ही हिंदू, सारे जहां से अच्छा नहीं नहीं कहने लगा था ना, कहने लगा था। वो देख उसने लिखा उसामा सर, एक्चुअली आपने हिंदुस्तान, सर हम ज़हीरुद्दीन की बात कर रहे थे, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा था कि लाइक पूरे सब कॉन्टिनेंट। मैं उसके बाद कह रहा था हमारे भी तो है ना नेशनल सॉन्ग्स। जी जी सर, हमारे हैं सर, बहुत सारे हैं। वो चमके साए तले हम एक हैं, हम सब करप्ट हैं, हम एक हैं। जी सर, दिल दिल पाकिस्तान सर बहुत हमारा फेमस सॉन्ग है। उसामा कहते हैं मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो और ताकतवर हो जाए और साइंटिफिक तरीके से भी मारे हमें पकड़ के। ठीक है सर, अपने बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, दुश्मन के बच्चों को। और वो सॉन्ग में आपने सुने, ए वतन के सजीले जवानों, सुना हुआ? जी सर। These sons are not sold on the shops, वो नहीं सुना आपने? ए पुत्र हटाते नहीं विक दे। जी सर। नूरजान लबदी फिरे बाजार कुड़े, मैडम नूरजान सर, 1965। So these sons are not sold on the shops. Why you are searching for them in the market, baby? ठीक है हसन साहब? जी सर, वो CSS की एकेडमी में पाए जाते हैं। हाँ जी, मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशनल लेवल बूस्ट अप होता है हमेशा नेशनल सॉन्ग से। और ये वतन हमारा है, तुम हो खामखा इसमें। ओके, तो हसन क्या बात बनी साहब? ज़हीरुद्दीन बाबर 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर died. A very strange incident is being related with the death of ज़हीरुद्दीन Babar, which is not acceptable for the people who always take the things with some authentic proofs. लेकिन बहरहाल एक बात है कि इसका बेटा था हुमायूं, he got sick very badly. और इसने उसके बेटे के इसको है। The same thing happened
ही गॉट क्योर्ड हुमायूं, और वो जो है ज़हीरुद्दीन बाबर वो बीमार हुआ और फिर वो फौत हो गया। एक और वाकया इसकी डेथ से रिलेट किया जाता है ज़हीरुद्दीन बाबर के, कि इसने इब्राहिम लोधी को जब कत्ल कर दिया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में फतह हासिल कर ली, तो उसके बाद इसने महल में पहुंच के जब कब्जा किया तो इसने जो वालदा थी उसकी इब्राहिम लोधी की, उसको कहा कि यू वुड बी गिवन द सेम स्टेटस एज यू वर एंजॉयिंग इन द टाइम ऑफ द किंगशिप ऑफ योर सन। ठीक है जी, तो मैं आपको वही स्टेटस दूंगा, वैसे ही आपकी रिस्पेक्ट होगी, वही आपकी खादमाएं होंगी, उसी तरह आपकी खिदमत होगी, उसी तरह आपका हुक्म चलेगा जैसे एक माँ का चलता है। ये इसकी ग्रेटनेस की इंतहा थी ज़हीरुद्दीन बाबर की। लेकिन व्हाट हैपेंड कि वो जो उसकी माँ थी इब्राहिम लोधी की, उसने अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए ज़हीरुद्दीन बाबर को स्लो पॉइजन कर दिया एंड ही डाइड। ये दो वाकयात नरेट किए जाते हैं, रिलेट किए जाते हैं इसकी डेथ के साथ ज़हीरुद्दीन बाबर के। आप दो तरीके हैं, आप जिस मर्जी तरीके से मार देना इसको, लेकिन बहरहाल ये मर गया। जी सर। ठीक है जी, ओके। जब ये मर गया, बीमार हुआ, मरने के नजदीक था, तो इसने अपने बेटे हुमायूं को बुलाया और उसे कहा, हुमायूं मेरे मरने के बाद यू वुड बी द फ्यूचर किंग ऑफ इंडिया, तो आपने अपने भाइयों के साथ बुरा सलूक नहीं करना, क्योंकि उस जमाने में लोग भाइयों को, बादशाह जो होते थे भाइयों को कत्ल कर देते थे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ कू अगेंस्ट देम। ठीक है, एनी कंपेटिटर, नो कंपेटिटर शुड बी देयर, इसलिए हर भाई को वो मार देते। हुमायूं ने कहा, भाई मैं भाइयों का ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र होकर मर जाएं। ठीक है जी, तो ज़हीरुद्दीन बाबर बेफिक्र होकर मर गया और अब के बादशाह बन गया हुमायूं। हुमायूं बादशाह बना, इसने बड़े अच्छे तरीके से भाइयों को डील किया। ही वॉज अ जस्ट पर्सन, ही वॉज अ जेनरस पर्सन, हुमायूं वाज, भाइयों के साथ भी बड़ा अच्छा सलूक किया। तीन भाई थे इसके, कामरान, अस्करी और हिंदल। बार बार ना पूछिएगा, मैं बड़ा बोर होता हूं हमेशा इस बात से। तीन भाई हैं उसके, कामरान, अस्करी और हिंदल। कामरान को उसने काबुल का गवर्नर बना दिया, यानी के से कामरान के से काबुल, याद रख लीजिएगा झटके फार्मूले से, के से कामरान के से काबुल। अस्करी को उसने संभल, एक जगह थी, अस्करी को संभल का गवर्नर बना दिया। और हिंदल जो था, वो अजीब सा नाम है हिंदल, तो उसको अलवार का गवर्नर बना दिया, ये भी अजीब सा नाम है, इस तरह याद रख लीजिएगा। तो हिंदल को अलवार का गवर्नर बना दिया। आई रिपीट, कामरान को काबुल का गवर्नर बनाया, अस्करी को संभल का गवर्नर बनाया और हिंदल को अलवार का गवर्नर बनाया। जी सर। ये सिलसिले बिल्कुल ये ठीक इसने भाइयों से सलूक किया, लेकिन भाइयों ने जवाब में क्या किया कि उन्होंने इसके साथ अच्छा सलूक न किया। रादर दे केप्ट ऑन मेकिंग इंट्रीग्स अगेंस्ट हुमायूं, साजिशें करते रहे इसके खिलाफ। ये बहुत कमजोर हो गया भाइयों की साजिशों से। उसका नुकसान ये निकला, नुकसान ये हुआ कि एक बंदा, एक भाई जिसका नाम था शेर शाह सूरी, he was originally an Afghan and he was the chief of Bengal in those days। जब उसने ऑब्जर्व किया कि बादशाह बहुत कमजोर हो गया है, तो वो बंगाल से अपनी फौज लेके चला और बादशाह को मारने के लिए। तो 1539 1539 1539 he reached a place चौसा, CHAUCA, चौसा। 1539 में उसने चौसा पे कब्जा किया, वहां से वो आगे चला दिल्ली की तरफ, और 1540 में 1540 में एक जगह कनौज, KANAUJ, कनौज पे पहुंच गया। और वहां पे हुमायूं की फौज के साथ उसकी जंग जारी थी कि एक सिपाही आया हुमायूं के पास और आके कहने लगा, बादशाह सलामत, वो वक्त दूर नहीं है जब आप पे पड़ने वाली है लानत, क्योंकि वो कनौज पे पहुंच गया है। कनौज पे ऑलमोस्ट वो जंग जीत गया है, हमारे सब फौजी भाग रहे हैं वहां से, तो वो अब अगला स्टेप दिल्ली है। नो रेजिस्टेंस वुड बी देयर, वो आएगा, कब्जा करेगा और आपको कत्ल कर देगा, तो इससे बेहतर है कि आप पहले यहां से निकल जाएं। तो हुमायूं ने उसकी बात मानी। हुमायूं ने अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स को, चंद दोस्त अहबाब को लिया और महल की बैक साइड से निकला और वहां से फरार हो गया। और फरार होके वहां से हुमायूं, बोर्ड का हिस्सा नजर आ रहा है जी आपको? जी सर। ये है जनाब अली प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ये गंदा इंडिया। यहां से दिल्ली से भागा है जी हुमायूं, और दिल्ली से भाग के वो पहुंचा है सिंध में।
अच्छा जी, ये ऊपर है अफगानिस्तान और ये है साथ ईरान। जी सर। पर्शिया। हुमायूं पहुंचा जी सिंध में, शेर शाह सूरी आके बैठ गया दिल्ली में तख्त पे। अब जी दो सर। तरफा कहानी, दो रुख पे कहानी चलेगी, ध्यान रखना। हुमायूं ठीक है। आ गया सिंध में छुपा हुआ है और शेर शाह सूरी दिल्ली में बैठा हुआ है, और दिल्ली से वो अपने बंदे भगा रहा है इधर उधर के। कहां गया हुमायूं, उसको ढूंढो ताकि उसको कत्ल कर दिया जाए और खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन हुमायूं तो छुप गया जाके सिंध में। When he was passing by the area of Sindh, तो at the place of उमरकोट, उमरकोट एक जगह है सिंध में, वहां पे a baby boy was born in his family, हुमायूं की, जिसका नाम बच्चे का रखा गया अकबर। ओके सर। शेर शाह सूरी ने बंदे पीछे लगाए हुए थे हुमायूं के। हुमायूं के जासूसों ने आके बताया कि समहाउ उसको पता चल गया कि आप सिंध में छुपे हुए हैं। उसने बंदे इस तरफ रवाना कर दिए, आप फौरन यहां से निकल जाएं। तो हुमायूं वहां से निकला, लेकिन निकलने से पहले उसने एक अहम काम ये किया कि वो जो बच्चा पैदा हुआ था अकबर, उसने कहा ऐसा ना हो दुश्मन मुझे ढूंढते हुए आए, मुझे तो कत्ल करना ही, उन्होंने साथ शहजादा बच्चा नया पैदा हुआ उसे भी कत्ल कर दें। तो उसने अपने एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मुलाजिम जिसका नाम बैरम खान था, बैरम खान को वो बच्चा दे दिया छोटा सा जो पैदा हुआ था अकबर, और उसको कहा कि बैरम इसको लेके दूर निकल जाए यहां से, किसी को शक ना हो कि ये बादशाह का बेटा है तेरे पास, वरना जान को खतरा होगा। तो बैरम उसको लेके निकल गया। बैरम कहां गया तारीख खामोश है, लेकिन एक कयास ये है कि वो अफगानिस्तान साइड पे निकल गया था बैरम उस बच्चे को लेके। ठीक है जी सर। अब कहानी के दो रुख वापस आए जी। हुमायूं यहां से भागा तो पहुंचा बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से भागा तो वो पहुंच गया जी ईरान में, पर्शिया, और पर्शिया में ईरान में पहुंच के उसने पॉलिटिकल असाइलम की तरह एक तरह से वहां पे वो रहने लगा हुमायूं। ईरान का जो बादशाह था उसका नाम था शाह तहमस्त, शाह तहमस्त, TEHMASP, तहमस्त। जी सर। ये जो शाह तहमस्त था ये हुमायूं का बड़ा दोस्त था। इसने हुमायूं को पनाह दी और हुमायूं उसके पास छुप गया, और साथ हुमायूं के यहाँ फौज में जो वफादार थे इंडिया में, उनसे वो पूछता रहता था क्या हालात है, वापस आऊं किसी तरीके से फौज लेके। पर्शिया में भी वो अपनी फौज तैयार करता रहा, यहां भी फौज में उसके वफादार मौजूद थे। लेकिन जब भी उसने यहां से इंडिया से पूछने की कोशिश की अपने वफादारों से कि उसको वापस आना चाहिए कि नहीं, तो एवरीबडी रिप्लाइड के बादशाह सलामत, डू नॉट कम बैक, शेर शाह सूरी हेयर वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, वो आपको कत्ल कर देगा। आसान यहां तक बात समझ आ गई? जी सर। अब कहानी के इस रुख पे आते हैं कि दिल्ली में कौन बैठा है। दिल्ली में बैठा है शेर शाह सूरी। 1540 में जिस वक्त हुमायूं यहां से भाग गया तो शेर शाह सूरी ने आके तख्त पे किया था कब्जा, तख्त पड़ा था खाली, तो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सूरी डायनेस्टी। तो एक मिसकॉन्सेप्शन कि मुगल्स स्टार्टेड देयर रूल हियर इन सब कॉन्टिनेंट in 1526 and kept on ruling till 1857, वो मिसकॉन्सेप्शन साबित हुआ गलत, और 15 साल का ब्रेक आ गया मुगल एम्पायर में। मुगल रूल में 15 साल का ब्रेक है, जो कि है सूरी डायनेस्टी की वजह से। सूरी डायनेस्टी में 3 लोग हैं, शेर शाह सूरी पहला है who laid the foundation of सूरी डायनेस्टी। 1540 से 1545 तक 5 साल काम करता है यहाँ शेर शाह सूरी। वॉज जेम ऑफ अ पर्सन यार शेर शाह सूरी। उसने यहाँ पे ही फॉलोड द फुटप्रिंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उसने यहाँ पे हॉर्स ब्रांडिंग भी की, उसने ट्रेडर्स को भी रजिस्टर कराया, उसने लैंड सर्वे सिस्टम भी शुरू करवाया, उसने सोशल गैदरिंग पे पाबंदी भी लगवाई, और शेर शाह सूरी ने यहाँ सिस्टम लगाया मस्तखरज का। लिख ले स्पेलिंग हसन, MASTAKHRAJS, मस्तखरज। जी सर। ये मस्तखरज करते क्या हैं? दे यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू, यानी आजकल के दौर के आप इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले इंस्पेक्टर समझ लें। तो जगह जगह ट्रेडर से जाके कहते थे, लैंड लॉर्ड से जाके कहते थे कि आपने जमीन इतनी है, आपने इनकम यहां से की है, हमें इतना ये टैक्स दीजिए। यानी पहले तो लैंड सर्वे सिस्टम,
लैंड का सर्वे किया इस बंदे ने, कितना काम किया है लैंडलॉर्ड ने या जमींदार ने, और फिर उससे जी सर। जाके पैसे लेते थे, रेवेन्यू ठीक है। कलेक्ट करना, मस्तखरज। अच्छा मस्तखरज। जी, फिर इसने क्या किया शेरशाह सूरी ने, आप देखिए और आप हैरान रह जाएं, जरा सा गौर करें तो विजन उस बंदे का, शेरशाह सूरी का। हम आज यहां पे पहुंचे हैं ओबोर पे, वन बेल्ट वन रोड पे, आसान समझ आई बात? जी सर। वो उस जमाने में जीटी रोड चलाता है यहाँ पे, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये है विजन एक आदमी का कि सारे मुल्क में से एक रास्ता ऐसा गुजरे, एक रास्ता ऐसा हो जो सारे मुल्क को कनेक्ट करता हो, हर छोटे बड़े इलाके को। तो हम आज वहां दुनिया पहुंची, ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, वो जो चाइना से घूमे, नेपाल में से निकले, इधर से होती हुई फेडरेशन स्टेट्स में से, पाकिस्तान में से गुजरती हुई जाए सारी पर्शिया तक, ईरान तक, सॉरी ईरान तक। तो भाई ये है ओबोर। वो उस जमाने में जीटी रोड, शेरशाह सूरी मुस्तफा इमरान, वो कहते हैं हु मेड जीटी रोड, ऑब्वियसली इट वाज मेड बाय द लेबरर्स, लेकिन आइडिया ये था शेरशाह सूरी का। ठीक है जी। शेरशाह सूरी, he was gem of a person and he was active all the time himself and he used to make the inspection of all the aspects himself. तो वो जगह जगह जाता था, एक्टिव आदमी था बड़ा। इसी सिलसिले में वो एक, नहीं मियाँ साहब का यहाँ कहां से जिक्र आ गया है सुना। इसी सिलसिले में वो एक गोडाउन की इंस्पेक्शन कर रहा था, वेयर द एक्सप्लोसिव मटेरियल वाज प्लेस्ड, और उस एक्सप्लोसिव मटेरियल में हो गया ब्लास्ट, और इस तरह एक्सीडेंटल डेथ हो गई शेरशाह सूरी की 1545 में। जी सर। जब हुमायूं को पता चला, पर्शिया बैठा था, पता चला कि यहाँ पे यार वो फौत हो गया है शेरशाह सूरी, तो उसने फौरी तौर पे अपने वफादारों से पूछा कि अब मैं वापस आऊं। उन्होंने कहा जी ना वापस आइएगा, उसका बेटा जलाल खान बादशाह बन गया है, who was following the footprints of his father in letter and spirit, बिल्कुल एज इट इज काम कर रहा है, मार देगा आपको, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मत आइएगा। तो हुमायूं फिर वहीं बैठा रहा। जलाल खान रूल करता है 8 साल, 1545 से 1553 तक, और 1553 में when he died, तो उसका भांजा, his nephew मुबरिज खान became the ruler. मुबरिज खान 1553 से 1555 तक इसका रूल है। मुबरिज खान was a weak person, he was a lethargic person, he was an incompetent person, he was a person who was always drunk, dissipation में पड़ा हुआ, याशी में पड़ा हुआ बंदा था। इसने क्या किया कि इसने अपने एक दोस्त को बुलाया जिसका नाम हीमू चंद्रा बकाल था। हीमू चंद्रा बकाल इसका हिंदू दोस्त था, बहुत क्लोज हो गया इसके, और इसने तमाम तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हीमू चंद्रा बकाल के हवाले कर दिए। तो खुसरो शाह ने क्या किया, उसने जहां जहां अहम पोस्टों पे मुसलमान थे उसने उनको हटवा दिया ताकि मुबारक शाह को कत्ल करके खुद सुल्तान बन जाए। वो कोई बात समझ में आती है क्या कह रहा हूँ? जी सर, आप सही कह रहे हैं, वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है जो खुसरो शाह ने किया था उस वक्त। मुबारक शाह ने बुलाया था खुसरो शाह को। हाँ जी। तो असूल मेरा क्या कहता है कि जिसने जिसको बुलाया वो उसी को ले डूबा, चाहे वो बहू ही क्यों ना हो। सास ने भी उसको बुलाया तो उसका फर्ज बनता है ना कि अब ले डूबे। जी सर, जी सर, इक़्तिदार पे कब्जा कर ले। वो आपने किसी को आप बुलाएं, उसे सब कुछ हैंड ओवर करें और वो आपको डंग न मारे, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ठीक है जी सर, जी सर, यही तो कयामत है ना। जी सर, चलती फिरती लाशें हैं सर, चलती फिरती लाशें। कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द हिंदू पर्सन? अहमद शाह कहते हैं जी बेटा। हीमू चंद्रा बकाल। हीमू चंद्रा बकाल के हवाले कर दिया भाई। हीमू चंद्रा बकाल ने क्या किया? वही किया जो उसको करना चाहिए था। उसने फौज के सरबराह पे इल्जाम लगा के उसको हटवा, उस मुसलमान को हटा। जहां जहां सुल्तान के लॉयल लोग थे, सुल्तान से ड्रंक होता था, सुल्तान उससे फैसले करवा लेता था कि जनाब वो फलां बंदा आपके खिलाफ है। सुल्तान नशे में बैठा होता है, जिस तरह आप लोग सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास में नहीं होते पहले 5-10 मिनट में, अच्छा कौन है? और बादशाह सलामत, वो आपके खिलाफ कत्ल की साजिश कर रहा है, कौन है? बादशाह सलामत, वो फलाना बंदा है, कत्ल कर दिया जाए, सर उतार दो, सर कलम कर दो भाई। ओके, जिसना जहाज नहीं होते सुबह सुबह जी सर। और शान शाह जी शान अहमद साहब वो 4 जहाज नहीं बैठते गांव के बाहर, एक कहता जी सर, जो कारोबार करें कोई,
जी, रात को टेक ऑफ करते हैं 3-4 के बाद सर, वो क्या रात को 3-4 के बाद टेक ऑफ करते हैं वो जहाज। टेक ऑफ करते हैं और भारी भारी लोहे के गार्डर भी उठा के भागे जा रहे होते हैं। ऐसे ही सर, मस्जिदों की टूटियां उतार लेते हैं सर। हाँ जी, तो 4 जहाज बैठे थे ना, एक जहाज कहता है यार कोई कारोबार करें, दूसरा कहता है क्या कारोबार करें, तो तीसरा कहता है यार इतनी जमीन पड़ी है गन्ने लगाते हैं, तो चौथा कहने लगा कि गन्ने लगाएंगे तो ये गांव वाले सारे खा जाया करेंगे। तो पहला कहता है चलो आओ है गांव वालों को मारे, वो दरवाजा खड़काए, गांव वाले बाहर आए, वो उनको मारे पकड़ के जहाज डंडों सोटों से। तो उन्होंने कहा भाई हमें क्यों मार रहे हो? कहता हो खाओ साढ़े गन्ने, और हमारे गन्ने खाओ तुम गन्ने खाओ तो हमारे। यार ये 4 बंदों से मुझे एक बात याद आ गई। एक बंदा दूसरे को बता रहा, कहता है यार वो देखो वो जो मेज है ना, वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है ना होटल के वो नुक्कड़ में हॉल पे, वो मेरा बड़ा दुश्मन है, मुझे मौका नहीं मिल रहा किसी तरह कि मैं उसको कत्ल कर दूं, जो ही मौका मिलेगा इसे कत्ल कर दूंगा। तो वो जो बंदे जिसको बता रहा था उसने कहा कि मेरे भाई वहां पे तो 4 लोग बैठे हुए हैं टेबल पे। वो कहता है यार तुम्हारा दिमाग खराब है, वो जिसकी बड़ी बड़ी मूछें है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसने क्या गौर से कहता है यार चारों की बड़ी बड़ी मूछें हैं, किसकी बात कर? कहता है यार तुम्हें समझ नहीं आती बात, वो जिसने सफेद शलवार कमीज डाला हुआ वो मेरा दुश्मन है। उसने गौर से कहता है यार चारों ने सफेद शलवार कमीज पहना हुआ है। कहता है यार दिमाग खराब करो, समझ नहीं आती बात, वो भाई जिसने बड़ी सारी पगड़ी पहनी हुई है। उस बंदे ने गौर से कहता है खराब बड़ी सारी पगड़ी तो चारों ने बांधी हुई है। कहता तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आती। पिस्तौल निकाला गुस्से में, ठा 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 3 बंदे मार दिए। कहता वो जो बैठा हुआ है ना वो मेरा दुश्मन। ठीक है जी सा बात समझ आती है आपको कोई? हाँ जी, तो बात कहां जी तक सर। पहुंची भाई? अच्छाई है भी कोई मुझ में तो सितम जरीफ करता है उसको पेश बुराई के तौर पर। तो बात यहां तक सर पहुंची भाई हिमू चंद्रा कि बकाल तक हिमू चंद्रा बकाल ने सब लोगों को अपने अंडर कर लिया, जैसे कि खुसरो शाह ने कर लिया था। लेकिन खुसरो शाह जो है ही कुड इंप्लीमेंट हिज प्लान सक्सेसफुली, लेकिन हिमू चंद्रा बकाल जो है वो अपना प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट न कर सका, इसलिए कि इसके पीछे एक बंदा लगा हुआ था जिसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं को यहां से इतला मिली कि जनाब अली आप फौरी तौर पे आ जाएं फौज लेके, यहां से हम भी आपका साथ देंगे। बड़ा ही वीक रूलर है मुबरिज खान, और तमाम तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हिमू चंद्रा बकाल के हवाले कर रखे हैं। एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है, एक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो आप आइए। तो जनाब हुमायूं फौज लेके 1555 में पहुंचा। ही किल्ड मुबरिज खान, हिमू चंद्रा बकाल भाग गया। सुन लें, ही किल्ड हुमायूं किल्ड मुबरिज खान, हिमू चंद्रा बकाल भाग गया, और हुमायूं अगेन मैनेज टू गेट द थ्रोन, दोबारा बादशाह बना 1555 में, और 1 साल 1556 तक वो बादशाह रहता है अब के। और हिमू चंद्रा बकाल भाग के कहीं छुपा हुआ है। तो हुमायूं की पॉजिटिव इंपॉर्टेंस हमारे लिए देखिए क्या है एवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ इस्लाम के लिए, कि हुमायूं किल्ड मुबरिज खान and saved the rule from going into Hindu hands. Otherwise, Himu Chandra Bakal was about to get the reins of power. Or had Himu Chandra Bakal become the king of India, then what would have happened? कि हिमू चंद्रा बकाल के बाद उसका बेटा बादशाह बन जाता, फिर उसका बेटा बादशाह, फिर उसका बेटा। तो इस तरह रूल वुड हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम मुस्लिम हैंड्स टू द हिंदू। जी सर। तो जब रूलर हिंदू होता है तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या आता है कि द पीपल हु आर प्रीचिंग इस्लाम उनको रोक दिया जाता है। जी, उनके रुकने से क्या होता है कि नंबर ऑफ मुस्लिम स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है एक जगह। पहला इंपैक्ट क्या आता है? रुक जाता है, फिर कम होना शुरू होता है जुल्म सितम की वजह से नंबर ऑफ मुस्लिम। तो फिर लेटर स्टेजेस ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में इट वुड हैव प्रूव्ड वाइटल कि नंबर ऑफ मुस्लिम्स बहुत कम होता। क्लियर हो गई जी कहानी? जी सर। हुमायूं का 1 साल का रूल है जी, 1555 से लेके 1556 तक 1 साल रूल करता है। इस 1 साल में हुमायूं ने आर्ट्स के लिए, लिटरेचर के लिए बहुत सा काम किया जी। और जी सर, एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी तामीर करवाई जिसका नाम था दीन पनाह बिल्डिंग।
इस दीन पना बिल्डिंग में हुमायूं ने बड़ी खूबसूरत एक लाइब्रेरी बनवाई थी, लेकिन हुमायूं वाज एट द इंस्पेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग जिस वक्त उसका पैर जो है वो छत पे से स्लिप किया और एक लम्हे के लिए उसे ये लगा कि वो फजा में महवे रक्सा है, हर तरफ बादल ही बादल हैं, लेकिन ये कैफियत बड़ी थोड़ी देर की थी। धड़ल करके आवाज आई जनाब हुमायूं धड़ाम करके जमीन पे गिरा। लोग भागे आए, कहने लगे बादशाह सलामत क्या हुआ है? तो उसने कहा यार पता नहीं, मैं भी अभी आया हूं। ठीक है जी सर। फर्क से पूछ रहे हैं नेम ऑफ बिल्डिंग, लाइब्रेरी दीन पना बिल्डिंग। हुमायूं गिर के सारा ही मर गया। ठीक है सन? जी सर, सारे का सारा मर गया। सारा मर गया। तो अब क्या करें? तो बादशाह किसे बनाए? बादशाह को उन्होंने बना दिया उस बच्चे को जो उमरकोट में पैदा हुआ था, जिसे बैरम खान लेके निकल गया था। हिज नेम वाज अकबर, और वो बनता है बादशाह। जब वो बादशाह बना तो कुछ लोग कहते हैं 13 साल का था जी, कुछ कहते हैं 15 साल का था, कुछ कहते हैं 17 साल का था। तो मैं क्या कह रहा, छोटा था सर, छोटा था यार, हमने रिश्ता देना कितने साल का, ठीक है चलो। जी सर, बस छोटा था काफी। He was standard age boy, अकबर वाज। अच्छा जी, जी सर। यहाँ तक कि आज के लिए इतने काफी। जो अकबर वो हुमायूं जो गिरा है ना ऊपर से, तो फजा में मेरे बादल थे हर तरफ। उससे आसान मुझे एक बड़ी जबरदस्त बात याद आ गई कि मैं लाहौर में यहाँ पे है FC कॉलेज। ओके। तो मैं वहाँ पढ़ता था। तो हमारा एक दोस्त था, उसकी ना आवाज बड़ी भारी थी, तो उसे बड़ा जोम था कि मैं ना लोगों को हिप्नोटाइज कर देता हूँ। तो हमने सब्जेक्ट ऑप्ट किया साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी हमें पढ़ाते थे बाबा जी अशफाक अहमद और मोहतरमा बानो कुलसिया साहबा के जो बेटे थे प्रोफेसर अनीक, आजकल वो अमेरिका में शायद। तो वो हमें साइकोलॉजी पढ़ाते थे। तो उन्होंने पहले दिन उन्होंने साइकोलॉजी का लेक्चर दिया कि देखें घास हरी होती है, दरख्तों पे हरे पत्ते उगते हैं, तो दरख्तों पे घास उगती है। लो जी हम सारे पागल हो गए। अब FC कॉलेज का रोमांटिसिज्म की फजा और फर्स्ट ईयर के नए नए बच्चे और ऐसा लेक्चर, तो हम सारे एक दूसरे को कहें कि जनाब मिट्टी ब्राउन रंग की होती है, तेरी जैकेट ब्राउन है, तू मिट्टी है। हम इस किस्म की बातें पागल हो गए सारे। बड़ा असर हमारे पे पड़ा। तो हमारा एक दोस्त जरा ज्यादा असर पड़ गया, उसकी आवाज बड़ी भारी थी। उसने ना हिप्नोटिज्म की बकायदा किताबें पढ़नी शुरू की, और फिर एक दिन कहने लगा मेरा जिसको दिल चाहे मैं हिप्नोटाइज कर देता हूँ। अच्छा, मुझे भी बड़ा जोम था खाम खा के, मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मुझे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, मैं आंखों से शहर में ले लूंगा। बच्चों को उल्टी सीधी करते रहे। तो मैं जनाब वो एक दिन शर्त लग गई, सारे दोस्त बैठे हुए थे। उसने कहा मैं ना तुझे हिप्नोटाइज कर दूंगा। मैं कहा चल ठीक है, शर्त लग गई। उसका घर पास ही था गुलबर्ग में, तो हम 4-5 दोस्त इकट्ठे उसके घर चले गए। अब ड्राइंग रूम में उसके जाके बैठे, उसने अंधेरा सा कर लिया, मॉल बना लिया, अंदर से कोई चीज लेके आया, मेरी आंखों के आगे ऐसे लहराने लग गया, पेंडुलम टाइप ना ऐसे, और कहने लगा कि तुम्हें नींद आ रही है। तो मैंने सोचा कि मजाक करूं, फिर मैं कहा यार चलो मान लेते, देखे करता क्या है। मैं कहा मुझे नींद आ रही है। तुम्हारी आंखें बोझल हो रही हैं। मैं कहा मेरी आंखें बोझल हो रही हैं। तुम्हें बोलना मुश्किल हो रहा है। मैं कहा मुझे बोलना मुश्किल हो रहा है। कहता है अब तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी हैं। मैंने आंखें बंद की, मैं कहा मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं। तुम सो रहे हो। मैं कहा मैं सो रहा हूँ। तुम सोते हुए अब सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे। मैं कहा मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनूंगा। तुम्हारा नाम सलमान है। मैं कहा मेरा नाम सलमान है। नहीं, तुम्हारा नाम अमजद है, अमजद। मैं कहा मेरा नाम अमजद है, अमजद। कहता अब तुम फजा में हो। मैं कहा मैं फजा में हूं। अब तुम्हारे हर तरफ बादल ही बादल हैं। मैं कहा मेरे हर तरफ बादल ही बादल हैं। तुम्हारे हर तरफ परियां ही परियां हैं। मैं क्या थोड़ी देर रखी यार, ठीक है। वो इस बात पे उसका सारा हिप्नोटिज्म का सहर टूट गया, और उसने मेरी पसली में इतने जोर से मुक्का मारा, 4 दिन में ऐसे टेढ़ा होके चलता था। तो मैंने उसके बाद ना, अब भी वो मेरे ख्याल कनाडा में जब भी बात कभी व्हाट्सएप पे होती है तो मैं उससे पूछूं यार तेरा वो कारोबार कैसा चल सकता है, केड़ा? मैं वो परियों वाला जो तू बताता था कि तुम्हारे चारों तरफ परियां ही परियां भाई। तो वो बहरहाल फिर इस बात के जवाब में वो काफी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करता है मेरे बारे में।
करता रहे भाई, करता रहे, जो मर्जी कहता रहे, हमने तो मजाक करना था, जुमला आया था, हमने कह दिया भाई। वो कहते ना, वो हमें बेवफा कहती है तो कहती रहे फराज, वो मेरी अम्मी कहती हैं जो कहता है वो खुद ही होता है। ओके, नाइस सर। आसान कहानी समझ आ गई सारी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सारी समझ आ जरा गई। गौर कीजिए, हम चले कहां से थे? एडवेंट ऑफ इस्लाम से चले थे। जी सर। हम पहुंचे 712 तक। ठीक है। 712 से हम चले और हम पहुंचे 1206 तक। जी सर, ऐसे ही है। इसके बीच में ज़हन में रखें क्या कह रहा हूं, इसके बीच में जी हमने सर। देखा अराइवल ऑफ कासिम, जी। इंपैक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कासिम, जी फिर सर। हमने देखा इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, फिर हमने देखा जी सर। इंपैक्ट्स ऑफ द इन्वेजन ऑफ शहाबुद्दीन गौरी, जी सर। फिर हम पहुंचे 1206 से 1526 तक। जी सर। इस टाइम पीरियड के हमने बीच में देखा कि स्लेव पांच डायनेस्टी थी, डायनेस्टी। खिलजी थी, जी तुगलक सर। थी, सैयद थी और लोधी डायनेस्टी थी। जो जी। स्लेव डायनेस्टी थी उसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते थे कि उसमें रूल करने वाले या खुद स्लेव्स थे या स्लेव के बच्चे थे। ठीक है, जी सर। इसमें से अहम आदमी हमने एक बाहर चुना जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। उसने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी इस्लाम ले गया था और फर्स्ट इस्लामिक फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी थी, स्टेट की, जी सर। इस्लामिक स्टेट की बुनियाद भी रखी थी। उसके बाद हमने देखा दूसरी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1321 थी। इसमें मुबारक शाह और खुसरो शाह इस्लाम को ले डूबने लगे थे, लेकिन वहां आके बचा लिया तीसरी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक ने, जो जी कि सर। पहले पंजाब का गवर्नर था। और उसने जब देखा कि ये तो इस्लाम को ले डूबने लगा है खुसरो शाह, बल्कि 1 ईयर ऑफ हिंदू रूल ऑलमोस्ट इस एरिया को कह रहे हैं, सारे मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, तो वो फौज लेके आया, जी। उसने खुसरो शाह को कत्ल किया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, जो विच लास्टेड टिल 1414। इसके जी बीच सर। में हम देखते हैं कि 1397 में यहां एक पाई आया जिसका नाम था तैमूर लंग। उसने बहुत से जी। एरियाज बीच में से विन कर लिए तुगलक डायनेस्टी में से, और वहां पे अपना असिस्टेंट खिजर खान बिठा के वो वापस चला गया उज्बेकिस्तान, समरकंद। जी। खिजर खान ने जिस वक्त आखिरी तुगलक रूलर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक फौत हो गया, तो उसने यहाँ पे सैयद फाउंडर डायनेस्टी की बुनियाद रखी, जो कि जी। 1414 से 1451 तक रहती है। कोई खास काम नहीं है इसमें, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है सिवाय इसके कि द रूल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम्स। और जी सर। 1451 में जब आखिरी आदमी भी इनका बदून चला गया था, खुद सेल्फ एग्जिल लेके चला गया था, तो यहां आके बैठ गया एक अफगान लोधी। जिसका नाम था बहलोल लोधी। He laid जी here the सर। foundation of Lodi dynasty, which lasted from 1541 till 1526। ये 75 साल का रूल है इनका। इसमें आखिरी आदमी इब्राहिम लोधी बहुत रूड हो गया था। ड्यू टू हिज रूड बिहेवियर उसने अपने बंदों की बेइज्जती की। दौलत खान और आलम खान दे कॉल्ड हियर ज़हीरुद्दीन बाबर, और ज़हीरुद्दीन बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में साइंटिफिकली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें गन पाउडर था, केमिकल डिप्ड क्लोथ था और राइफल्स थी, he managed to defeat Ibrahim Lodhi and it paved the way for the long Mughal empire in the subcontinent। तो हम पहुंचे हैं 1556 तक। It was the जी time सर। when the Mughals were in the Shughals। जी सर। ठीक है जनाब। जी सर। एक छोटा सा होमवर्क, बहुत ही छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, ख्याल मैक्सिमम ओके। 3 या 4 मिनट का होगा, लेकिन ये आपकी जी सर। अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ा देगा। कि आप डब्बों में कम्बिनेशन बनाएं कि किस
बुलाया, परवेज मुशर्रफ मुशर्रफ को साहब। बुलाया, वो उसी को ले डूबा। ये कॉम्बिनेशंस बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया करें, जी सर। अपनी ग्रिप को सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ाया करें। जी ठीक सर। है, जब आपको इतनी डिटेल्स पता होंगी ना, तो आपको इसकी वजह से और 30-35 बातें याद रह जाएंगी। जी मेरी सर। टेक्निक को समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। ओके, तो अब मैंने क्या कहना है आसान, फाइनल कर, लेक्चर को कंक्लूड कर। जी सर, इसके इसी चीज को कंटिन्यू करूं आगे? हवा नहीं यार, वो जो मैं कहता नहीं होता आखिर में, रिपीटेड, कंप्लीटेड एंड कंक्रीटेड। सर नहीं, रिमेम्बर नहीं है, सॉरी। नहीं कह सकता, मैं कहता हूं। So gentlemen, whatsoever we have tried to discuss till now, repeat it, complete it and concrete it, and never let it know to anybody else how simple it is. और सब कुछ क्या है हसन, बेकार है, बस you people are precious. कितने, we're very very precious. So try to take good care of yourselves and try to become what? The best possible sons or daughters of your parents. कि इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है, और अगर कोई रास्ता है भी तो एटलीस्ट वो मुझे पता नहीं है। See you all next time. Keep flying and enjoying it. Salman Kazmi signing off. Thank you very much. Okay sir, thank you. खुदा हाफिज़ सर।